आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ऐसा है, खेल इस बात का है ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, खेल गुरु इस बात का है कि आप कितना बचाते हो। अब कैसे बचाएं? ये बैंक और बाजार की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें गले तो उतरती नहीं हैं। अरे तो महाराज उनसे मिलिए ना, अपने मनी मैनेजर से। आपके बटुए से जुड़ी हर सलाह एकदम मुफ्त। और शायरी सुनिए, पैसे से जुड़ा है कोई भी शक, आस्क बेझिझक। मनी मैनेजर, बात बचत की, हर शनिवार आज तक रेडियो पर। मान बनाओ, कच्चा ज़्यादा रखना। नाइनटीन 79 में एक गाना आया था केएल सहगल का। उसके बोल थे, एक बंगला बने न्यारा, रहे कुनबा जिसमें सारा। तो बचपन में जब मैंने गाना सुना तो लगा कि बंगला बनाना फिल्म की हीरो का ही सपना है। लेकिन होश संभालने के बाद पता चला कि हर भारतीय एक अदद बंगला जीवन में कभी ना कभी तो चाहता ही है। अभी कुछ दिनों पहले खबर आई कि 2013 के बाद से रेजिडेंशियल यूनिट्स यानी कि घर बिकने में जो कमी आई थी वो अब दूर हो रही है। मतलब लोग जो है फिर से मकान खरीदने लगे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक नई प्रॉब्लम आ गई है। घर बनाने में इस्तेमाल होने वाले सीमेंट, सरिया, इलेक्ट्रिकल वायर, एल्यूमिनियम और उसका ट्रांसपोर्टेशन सब महंगा हो चुका है। JIL कोलियर्स एंड इंडस्ट्री के रिसर्च के मुताबिक 2021 से 2022 के बीच में एल्यूमिनियम 44%, कॉपर 40%, स्टील 32% और सीमेंट 22% तक महंगे हो गए। तो कुल मिलाकर घर बनाने का जो सपना कल तक महंगा था वो आज भी महंगा ही है। तो आज के मनी मैनेजर में इसी पर करेंगे बात। स्वागत है आपका। नितिन ठाकुर हूं मैं और मेरे साथ आज शो में शामिल हैं बिजनेस टुडे में असिस्टेंट एडिटर अर्नब दत्ता। उनसे पूछेंगे रियल एस्टेट से जुड़े सारे सवाल। बहुत बहुत स्वागत है अर्नब आपका। जी धन्यवाद। तो अर्नब जी, जैसा कि फॉर्मेट है हमारा, हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले हेडलाइंस ऑफ द वीक। तो पहली हेडलाइन है, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व फिर से अच्छी हालत में आ गया है। बढ़िया खबर है। $600 बिलियन का आंकड़ा है अब, जो हमने फिर से छुआ है। तो ये कितनी अच्छी बात है और फायदा क्या होता है इसके बढ़ने का, या इसके घटने का कोई नुकसान है हम जैसे लोगों को, जो आम पब्लिक है? जी देखिए, इसमें फायदा तो देश को ऑब्वियसली है। तो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज जो है और किसी भी देश का फॉरेन एक्सचेंज जो है उसमें मेनली दो चीजें काम आती है बहुत रेगुलरली। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि रुपी जो है हमारा देसी करेंसी, उसका वैल्यू US डॉलर के मुकाबले बहुत नीचे जा रहा है, 77 के करीब आ गया है। तो जब भी ऐसा होता है और ज्यादा फॉल होता है तो RBI के पास, रिजर्व बैंक के पास ये पावर रहती है कि वो थोड़ा सा डॉलर खर्च करके मार्केट में, तो ज्यादा डॉलर मार्केट में आ जाता है तो क्या होता है, डॉलर का भाव कम हो जाता है और रुपी का भाव थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो ये पावर रहती है। अगर आपके पास फॉरेन रिजर्व है तभी आप ये कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप कैसे खर्च करेंगे। तो ये एक फायदा होता है ओवरऑल, बिकॉज रुपी का भाव अगर थोड़ा कंट्रोल में रहेगा तो आम आदमी के लिए इजी होगा, बिकॉज हम बहुत कुछ इंपोर्ट करते हैं जैसे क्रूड ऑयल, पाम ऑयल और बहुत कुछ। तो उसमें थोड़ा कॉस्ट कम हो जाता है हमारे देश के नागरिक के लिए। ये एक फायदा होता है। पर अभी $600 बिलियन जो पहुंची है वो तो बहुत रिकॉर्ड लेवल पे है अभी। बट फिर भी ये मैं कहूंगा कि ये काफी नहीं है, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो मेजर इकोनॉमीज जिनके साथ हम कम्पीट करते हैं, हम सोचते हैं कि चाइना को बीट करेंगे। तो चाइना का फॉरेन रिजर्व आप देखेंगे तो वो $3 ट्रिलियन से भी ज्यादा है, जो कि इंडिया के GDP से भी ज्यादा है उनके पास US डॉलर के रिजर्व। तो हमें अभी और आगे जाना है, पर अच्छी बात है, हम ग्रो कर रहे हैं। जी, तो कुछ रास्ता पूरा हुआ है, कुछ अभी बाकी है। जी ठीक। दूसरी हेडलाइन है अर्नब जी की एक बार फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स में जबरदस्त उछाल के बाद, रैली के बाद, मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। उनसे पहले गौतम अडानी के पास नंबर 1 का रैंक था। तो ये जो खबरें आती रहती है, रैंक ऊपर नीचे होता रहता है, इसका थोड़ा मैथ समझाइए मुझे। जी देखिए, ये बेसिकली बात बहुत सिंपल है। जो मुकेश अंबानी है या गौतम अदानी है, वे कोई भी हो, एलन मास्क है, वॉरेन बफेट है जो ग्लोबली बहुत साल से टॉप में है, तो उनके जो कंपनीज है, जो लिस्टेड कंपनीज जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उनके वैल्यूएशन के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए, आप अगर एक कंपनी आपकी है स्टॉक मार्केट लिस्टेड और उसमें आप 10% ओन करते हैं, तो उसका वैल्यूएशन अगर ऊपर जाता है तो नेचुरली आपका वेल्थ भी ऊपर जाएगा, क्योंकि 10% का भाव भी आपका बढ़ेगा। तो उसी हिसाब से ऊपर नीचे जाता रहता है।
पर हमें ज्यादा गेस करना नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि ये चलता रहता है। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी दोनों ही देश के टॉप 2 बिजनेसमैन है, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत साल से हैं। और मुकेश अंबानी के कंपनी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज स्पेशली है, वो 6.9% ऊपर गया है एक हफ्ते में। तो इसकी वजह से वो बहुत थोड़ा ऊपर आ गए हैं। अभी आज के डेट में उनका ब्लूमबर्ग लीडिंग इंडेक्स में देख रहा था, तो उनका वेल्थ है $101 बिलियन, और जबकि 7 नंबर पे है वो। और मुझसे गौतम अदानी का है $95.8 बिलियन। बट ये हो सकता है अगले हफ्ते फिर से चेंज हो जाए, क्योंकि अदानी कंपनी ज्यादा ग्रो करे और रिलायंस थोड़ा कम ग्रो करे। तो ये चलता रहता है। बट जो इम्पोर्टेंट बात है कि दोनों ही कंपनीज, दोनों ही ग्रुप्स बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं नई कंपनीज में, नई कंपनीज खरीद रहे हैं, नए बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं। तो और उसमें से बहुत ज्यादा लोगों को नौकरी मिल रही है। जैसे सिर्फ रिलायंस रिटेल की बात कर ले, तो 2021-22 वर्ष में उन्होंने 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को हायर किया। तो यही हम लोगों के लिए फायदा है, और हमको इसी पॉइंट से देखना चाहिए ज्यादा। और तीसरी खबर है, आने वाले महीनों में आरबीआई फिर से कर्ज पर ब्याज की दर बढ़ा सकता है। ऐसी खबरें आई हैं, संकेत है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए। जी देखिए, आने वाले महीने में नहीं, शायद 6 और 8 जून के बीच में ही उनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जो ये रेट डिसाइड करती है, रेपो रेट, उनकी मीटिंग है। मतलब जो अगले हफ्ते कुछ ही दिनों में होने वाला है। और मार्केट एक्सपर्ट्स गेस कर रहे हैं कि आरबीआई फिर से ऑलमोस्ट 40 बेसिस पॉइंट, विच इज 0.4% इन रेट बढ़ा सकती है। तो अगर रेट बढ़ाती है तो एक तरीके से ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए होता है, बिकॉज मार्केट में ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है तो वो देश के इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं होता, और घर के लिए भी अच्छा नहीं होता, बिकॉज प्राइस बढ़ते रहते हैं चीजों का। बट दूसरी तरफ ये भी होगा कि आपके लोन्स जो है, आपका अगर नया लोन आप स्पेशली लेना चाहते हैं, या फिर जो लोन्स फ्लोटिंग रेट पे है, फिक्स रेट पे नहीं है, उनके लिए आपको ज्यादा ईएमआई पे करना पड़ेगा। तो दोनों साइड से ही प्लस माइनस दोनों ही इफेक्ट हो सकता है मार्केट में। और आगे बढ़ते हैं अर्नब जी, और अब जो है सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले तो मैं ना रियल एस्टेट इंडस्ट्री के हालात आपसे जानना चाहता हूँ। हाल फिलहाल क्या चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि 2013 के बाद से ही एक बुरा दौर चल रहा था, लेकिन अब ये किस तरफ जाती दिख रही है? देखिए, 2013 के बाद से जो प्रॉब्लम हुआ था वो लेगेसी इशू था, और वो उसका शुरुआत आई थिंक 2008, 9, 10 से शुरू हुआ था, जबकि बहुत सारे रियल एस्टेट कंपनीज नहीं बनी थी, और सबने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च करना शुरू कर दिया था। बट जो हुआ था उस टाइम कंपटीशन बहुत ज्यादा था, तो डेवलपर्स ने क्या किया, जितने रेट पे वो एक्चुअली दे सकते थे उससे भी कम रेट पे वो लॉन्च कर रहे थे, टू अट्रैक्ट बायर्स। नेचुरली जो होता है मार्केट में, ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वो लॉन्च कर दिए प्रोजेक्ट, बट नेचुरली वो फेल हो गए। और उस टाइम पे रेगुलेशन भी थोड़ा कम था। तो आप देखेंगे तो 2016 से उसके बाद से सिचुएशन इंप्रूव होना शुरू हुआ धीरे धीरे, जबकि रेरा आया, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट जो आया, एंड उसके बाद डिमोनेटाइजेशन भी उसी टाइम हुआ था। तो डिमोनेटाइजेशन की वजह से बहुत सारे डेवलपर्स जो सीरियस नहीं थे, सीरियस इन द सेंस बहुत स्ट्रांग नहीं थे फाइनेंशियली, बट उन्होंने लग गए थे मार्केट में, तो वो भी वीड आउट हो गया मार्केट से, उनको निकलना पड़ा। तो उसके वजह से क्या हुआ, सब कंसोलिडेटेड हुआ, और अभी ज्यादातर सीरियस डेवलपर ही मार्केट में है, जो एक्चुअल बिजनेस को समझते हैं, बहुत साल से बिजनेस कर रहे हैं, एंड वो मार्केट को कैसे हैंडल करना है, अप्स एंड डाउन को संभाल के कैसे डिलीवर करना है फ्लैट टाइम पे, वो समझते हैं। तो इसीलिए 2019 में भी इम्प्रूव होना शुरू हो गया था, पर उसके बाद 2020 में हमको सबको पता है क्या हुआ, शुरू में लॉकडाउन हो गया और रियल एस्टेट एक्टिविटी भी बंद हो गई। उस टाइम ये एंटिसिपेट किया गया था कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा रियल एस्टेट में, दूसरे सेक्टर से भी ज्यादा, क्योंकि रियल एस्टेट ऐसा सेक्टर है, एक बार ठप हो गई तो उठना मुश्किल हो जाता है, और लोगों का कॉन्फिडेंस भी उस टाइम कम था, क्योंकि सैलरी कट हो रहे थे, इकोनॉमिक अनसर्टिन था। बट हुआ बिल्कुल उसका ऑपोजिट, और 2020 में अगस्त सितंबर से रियल एस्टेट का डिमांड, स्पेशली रेसिडेंशियल जो घर होता है, उसका डिमांड बहुत बढ़ने लगा। इसका 2-3 कारण है। एक तो है कि जो लोग सोच खरीद, बहुत साल से खरीद नहीं रहे थे, बिकॉज मार्केट में ट्रस्ट नहीं था डेवलपर के ऊपर। दूसरी बात, प्राइस नहीं बढ़ रहे थे, 2013-14 से प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ रहे थे, बिकॉज लोग ज्यादा खरीद नहीं रहे थे, उसकी वजह से तो वो सब होने लगा। तो और दूसरी बात जो है कि जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे उनको और बड़ा घर चाहिए था। आपके पास अगर 2 बीच के है और आपके फैमिली के 4 लोग हैं, तो आपके पास अलग एक कमरा नहीं है घर से काम करने के लिए, जो कि बहुत जरूरी है सीरियस लोगों के लिए। तो इसीलिए जो फेंस सीटर जो हमको कहते हैं, जो बैठ के देख रहे थे कि जाए कि ना जाए, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, वो सारे मार्केट में आ गए।
और दूसरी चीज जो हुई एडिशनली इज दैट के जो एनवायरमेंट सपोर्टिंग बन गया, जैसे कि इंटरेस्ट रेट जो था होम लोन का वो रिकॉर्ड लो पे आ गया, 7% से भी नीचे आ गया। हाँ। दूसरी बात है, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने उन्होंने चार्जेस घटा दिए, जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस और वगैरह वगैरह होते हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा इंकरेजमेंट मिला लोगों को। और इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं अभी 2022 फाइनेंशियल ईयर के एंड में, जो कि मार्च में भी खत्म हुआ, तो इसमें देखा जा रहा है कि पिछले 2 साल में 2021 और 2022 में फाइनेंशियल ईयर अप्रैल मार्च की बात कर रहा हूँ, उसमें जो अनसोल्ड इन्वेंट्री था, अनसोल्ड इन्वेंट्री मतलब जो सप्लाई और डिमांड, जितना घर बन रहे हैं और जितना बिक रहे हैं, उस पर जो मिसमैच होता है, अगर सप्लाई ज्यादा हो गया तो नेचुरली अनसोल्ड इन्वेंट्री रह जाएगा, जो घर नहीं बिकेंगे वो रह जाएगा। तो वो बहुत बढ़ रहे थे, 5-10 साल से लगभग बढ़ ही जा रहे थे, पर पिछले 2 साल में वो कम हो गए, 20-21% कम हो गया, क्योंकि सप्लाई से डिमांड ज्यादा है अभी। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन और जो आपने एक ओवरव्यू दिया, तो देखिए हिंदुस्तान तो बहुत अलग तरह का देश है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज भी हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसी, फिर टियर 2 टियर 3 सिटीज भी हैं। तो आप ये जो हालत बता रहे हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में एक जैसी थी या फिर कहीं कहीं राहत भी थी इस दौरान? आप 2013 से 19 की बात कर रहे हैं, उस दौरान? जी हाँ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ओवरऑल हम जिन पिछले 6-7-8 सालों की बात कर रहे हैं, इसमें कहीं कहीं राहत भी थी कि या सभी जगह हालत बुरी ही थी? नहीं, राहत जैसे था, जैसे कि आप देख लीजिए, हैदराबाद की बात कर लीजिए या फिर बैंगलोर की बात कर लीजिए, जो कि आईटी एंड स्टार्टअप कैपिटल बन चुका है अभी। तो वहां पे ऐसे नए कंपनीज इतना आ रहे थे, इन्वेस्टमेंट इतना आ रहा है, जैसे हमको पता है कि स्टार्टअप में कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है पिछले कुछ सालों में। तो इसकी वजह से वहां पे डिमांड अच्छा ही था, ऐसा नहीं कि वहां पे डिमांड नेगेटिव नहीं था, वहां पे पॉजिटिव ही था। बट बाकी जगहों में डिमांड का थोड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि देखिए मुंबई, दिल्ली और कोलकाता और बाकी शहरों में इंडस्ट्री बहुत बड़े बड़े हैं, कंपनीज बहुत बड़े बड़े हैं, पर कुछ नया डेवलपमेंट, नया इन्वेस्टमेंट उतना नहीं आ रहा था, तो नेचुरली मार्केट थोड़ा थपता हुआ। अच्छा देखिए, घर बनाना और खरीदना दोनों अलग चीजें हैं। बहुत सारे लोग बना बनाया घर खरीदना पसंद करते हैं, कई लोग अपने आप बनाना चाहते हैं, तो इन दोनों के चैलेंजेस भी अलग अलग होंगे। जी बिल्कुल, देखिए घर बनाने में प्रॉब्लम तो एक बात आपको यह है कि आप किस टाइप की प्रोफेशन में है, उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर आप फुल टाइम नौकरी कर रहे हैं तो इट्स डिफिकल्ट, बिकॉज घर अगर आपको खुद बनाना है तो आपको अनलेस यू आर स्टैंडिंग देयर एंड गाइड कर रहे हैं और वॉच कर रहे हैं सब कुछ, तो जो कंस्ट्रक्शन के जो लोग होते हैं, मतलब जो कंट्रक्टर होते हैं, उनको मॉनिटर नहीं करेंगे तो घर खुद से बनाना और टाइमली फिनिश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसमें प्रॉब्लम फिर सेम आ जाएगी, जैसे डेवलपर्स डिले करते हैं और आपका कॉस्ट बढ़ जाता है, आपको घर नहीं मिलता, आप बैंक से लोन लेके बैठे हुए रहते हैं, ईएमआई भरते रहते हैं। तो यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आप टाइमली फिनिश कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, कॉस्ट भी आपको कंट्रोल में कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे डेवलपर्स कैलकुलेट करते हैं, कंपनीज कैलकुलेट करती हैं, वो हम यूजुअली नहीं करते। हम सोचते हैं कि आज के दिन में अगर 20-10 लाख रुपए चाहिए घर बनाने के लिए, तो 2 साल बाद भी वो 10 लाख ही रहेगा, पर ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि पिछले 2 साल में आपने खुद ही देखा कि कैसे प्राइसेस बढ़ चुके हैं, 40-50% बढ़ चुके हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का। तो वो भी कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। तो घर बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है नेचुरली फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल जिनके पास एक्सपर्टाइज नहीं है। घर खरीदना थोड़ा आसान है, बनाना तो मुश्किल है ही। लेकिन अभी जैसा माहौल है, इसमें क्या सेंटिमेंट है घर खरीदने को लेकर आम लोगों में? सेंटिमेंट तो एक्चुअली मिडिल क्लास, जो कि बहुत लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, ऑफ कोर्स गरीब लोग ज्यादा है हमारे देश में आज भी, पर उसके बाद भी मिडिल क्लास के ऊपर भी सब भरोसा करते हैं, कंपनीज हो एंड एवरीबॉडी इज बैंकिंग ऑन मिडिल क्लास फॉर ग्रोथ, राइट? तो मिडिल क्लास में तो सेंटिमेंट बहुत अच्छा ही है, क्योंकि खुद का घर जो सिक्योरिटी है वो उनको रियलाइज हो चुका है कोविड के टाइम पे, क्योंकि रेंट पे जो रहते थे उनको बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी उस टाइम। कहाँ से पैसा लाएं, कैसे जी, ऑल्सो बहुत सारा सोशल प्रॉब्लम भी था ना, जो आपके सोसाइटी में आपको लैंडलॉर्ड शायद ना चाहे आपको खुद के घर में रखना, अगर घर पे आप रह रहे हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। वो तो है, लेकिन अर्नब जी, अपना घर तो होना चाहिए, चलिए लोग खरीद लें, लेकिन हम सबको पता है कि अमूमन तनख्वाहें जो हैं, सैलरीज जो हैं, वो उस तरह नहीं बढ़ती जैसे महंगाई बढ़ती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए इस वक्त एक बार फिर से लोग घर खरीदना चाहते ही हैं और आंकड़े इस बात की पुष्टि कर ही रहे हैं, तो
महंगाई भी बहुत है साइमल्टेनियसली। तो ऐसी क्या जी बातें हैं, क्या चीजें हैं, क्या टिप्स है जो आप देना चाहेंगे कि भाई ठीक है, आपका एम्बिशन है एक अच्छा बढ़िया महंगा घर खरीदना, लेकिन फिलहाल माहौल को देखते हुए महंगाई के ये कुछ चीजें हैं जो अभी के लिए छोड़ देनी चाहिए। घर जरूर खरीदिए पर इन चीजों को अभी रहने दीजिए। देखिए, पहली बात तो कुछ चीजें जो है जो हम आज हमारे पार्ट ऑफ लाइफ बन चुके हैं, जैसे हो गया स्मार्टफोन, या फिर आप मूवी देखने जाना बहुत ज्यादा कॉस्टली अफेयर नहीं था एक टाइम पे, अब आज के दिन में है, क्योंकि आप मल्टीप्लेक्स पे जाते हैं, 1,000 रुपए कम से कम खर्च हो जाता है आपको मूवी देखने के लिए, 2 लोगों के लिए। तो ये सारे जो खर्चे हैं जो आपको एसेंशियल नहीं है, जैसे स्मार्टफोन आप खरीदे पर बिना 50,000 रुपए के बदले आप 10,000 रुपए का स्मार्टफोन खरीदते हुए काम तो आपका चल जाएगा ना। तो जो डिस्क्रिशनरी कहते हैं हम, डिस्क्रिशनरी नॉन एसेंशियल जो कॉस्ट है वो आपको कट डाउन नेचुरली करना पड़ेगा, क्योंकि इन सब आइटम्स का कॉस्ट भी बहुत सारे बढ़ चुके हैं। जैसे स्मार्टफोन का प्राइस पिछले 2 साल में लगभग 27% बढ़ चुके हैं। तो अगर आप उसमें कट डाउन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन घर खरीदने में दो चीजें मैं कहूंगा। एक तो है कि आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपके लायबिलिटीज कितने हैं, कितने खर्चे हैं जो आपको एसेंशियल है वो करना ही है, और आपका एज कितना है। क्योंकि देखिए अगले कुछ 1-2 साल में घर का प्राइस भी बढ़ेगा ही। मतलब इस साल जैसे कि प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि 10% और बढ़ेगा घर का प्राइस, रेसिडेंशियल यूनिट का प्राइस ऑलरेडी 5 से 10% बढ़ चुका है पिछले 1 साल में। बट रेट जज कर रहे हैं कि और 10% बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज कॉस्ट बीट नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। तो अगर आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि वेट आपको थोड़ा ज्यादा ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगले 2-3 साल में तो प्राइस नीचे नहीं आने वाला है घर का। तो अगर आप 25 साल के हैं तो डेफिनेटली आप वेट कर सकते हैं, पर अगर आप 35 साल के हैं तो इट्स नॉट वाइज टू वेट। रादर आप छोटा घर खरीदिए। आपको अगर प्लान लेकिन है ले 3 BHK लीजिए। का। जी 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 ठीक जी है। मगर अब हमने आरबीआई की बात की, और अभी होम लोन तो सस्ता था, लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है आरबीआई ने अब रेपो रेट वाला मामला बढ़ा दिया। अभी फिर बात आने लगी कि फिर से होम लोन महंगा हो जाएगा और भी सारी किस्तें आपको ज्यादा महंगी पड़ेंगी। तो अच्छी खबर नहीं है। लेकिन यदि मैं घर खरीदना चाहूं तो क्या कोई तरीका है कि मुझ पर ये लोन का बर्डन थोड़ा कम हो सके? देखिए, फर्स्ट पॉइंट जैसे मैं बोल रहा था कि आप छोटा घर खरीदिए। आप अगर 50 लाख की जगह 20 लाख का घर खरीदते हैं तो आपके पास एक घर तो होगा। और एक बात वो भी है कि छोटे घर का प्राइस अप्रिसिएशन ज्यादा होता है। अगर आप 1 करोड़ का घर खरीदते हैं तो 10 साल के बाद उसका प्राइस शायद 1 करोड़ 20 लाख पे पहुंचे। और अगर आप 30 लाख का घर खरीदते हैं उसका प्राइस डबल हो सकता है। चांसेस ज्यादा होता है हमेशा। तो ये भी आपका फायदा होगा, और उसमें ऑब्वियसली आपको लोन कम लेना पड़ेगा। दूसरी बात है कि अगर आपके पास सेविंग्स है जो आप दे सकते हैं, सेविंग से थोड़ा ज्यादा पैसा और लोन कम कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तीसरी बात जो है इंटरेस्टिंग, और एक चीज है जो बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे पैटर्नल मेंटेलिटी है आज भी। तो जो हस्बैंड होता है, जो कमाने वाला होता है, इवन इफ वाइफ इज वर्किंग एंड अर्निंग, तो हस्बैंड अकेला ही खुद के नाम पे घर खरीदता है। तो अगर हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर खरीदेंगे तो उसमें एक फायदा होगा। जैसे कि हमको सबको पता है कि इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 24B में हमको कुछ डिडक्शंस मिलते हैं। एक तो है एटीसी के अंदर 1.5 लाख का मिलता है, जो कि प्रिंसिपल अमाउंट पे मिल सकता है आपको डिडक्शन, टैक्स डिडक्शन। दूसरा 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलता है ऑन इंटरेस्ट पेमेंट, जो लोन का इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं। पर अगर ये दो लोग मिलकर लें, हस्बैंड और वाइफ, तो ये 2 और 2 4 लाख मिलेगा। 2 लाख हस्बैंड को, 2 लाख वाइफ को। तो ये और एक बेनिफिट है। तो एडिशनल 2 लाख आपका अल्टीमेटली सेविंग ही हो रहा है, क्योंकि वो वापस मिलेगा आपको इनकम टैक्स डिडक्शन के जरिए। तो ये सारी चीजें हैं, आप कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं हमें जरूर कहूंगा कि आप छोटा घर खरीदिए, और पर ऐसी जगह खरीदिए जहां प्राइस एप्रिसिएशन ज्यादा होने का चांस हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो जीवार एयरपोर्ट बन रहा है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जी। वो एकदम बैरन लैंड है। वहां पे जमीन का प्राइस अभी भी बहुत सस्ता है। अभी तो ऑलरेडी बढ़ चुका है, 3 गुना हो चुका है अब तो पिछले 2 साल खबरें में। खबरें सुन सुन के लोगों ने बढ़ा दिए रेट। जी, पर फिर भी कम है अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी के गुड़गांव मुकाबले एयरपोर्ट कम के है, बगल हाँ में। बिल्कुल, तो कंपैरेटिवली। ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कीजिए जहां पे प्राइस एप्रिसिएशन होने का चांसेस ज्यादा हो, जहां पे बड़े प्रोजेक्ट हो रहे हैं ऑलरेडी। हम्म। जी अच्छा, घर बनाने से जुड़े कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था। ये तो खरीदने और इससे संबंधित बात हो गई। वैसे तो आपने ये बता भी दिया कि भाई रेंट से ज्यादा बेहतर है खरीद लो। 25 के हो वेट कर सकते हो, 35 के हो अब मत करो, क्योंकि संकेत यही है कि धीरे धीरे महंगाई होने जा रहा है। तो ठीक है। लेकिन जो घर बनाने वाली बात है, घर बनाना अभी की सिचुएशन में कितना आसान या मुश्किल है, और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो घर बनाने को अफेक्ट करते हैं?
जी देखिए, कुछ फैक्टर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको जो रेगुलेटरी परमिट्स चाहिए है वो उसको उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम आज भी है, मतलब रेरा आ गया है, सब कुछ है। जैसे नोएडा में बहुत सारे डेवलपर्स आर आल्सो फीलिंग इट डिफिकल्ट टू सिक्योर ऑल द परमिट्स और लैंड परमिट सब कुछ मिलना आज भी थोड़ा मुश्किल उनके पास हो रहा है। बहुत सारे डेवलपर्स हमें कह रहे थे कुछ दिन पहले। तो दूसरी बात यह है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्टर होगा वो कितना रिलायबल है, क्योंकि मार्केट में हमको सबको पता है रियल एस्टेट सेक्टर बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है हमारे यहाँ पे। कोई भी आके कॉन्ट्रैक्टर बन जाता है, तो अगर वो बीच में काम छोड़ के भाग गया या कुछ हो गया तो उसका गारंटी कुछ नहीं है। तो इसीलिए लोग, ज्यादातर लोग आज के दिन में भी आप देखेंगे तो घर खरीदने की कोशिश ही करते हैं। हाँ, स्मॉलर सिटीज में, स्मॉलर टाउन में, जैसे टीयर 2 टीयर 3 हो गया या गांव में हो गया, उस पे सरकार जैसे इसीलिए कोशिश कर रही है कि जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना जो है, आवास योजना, उसके जरिए इसलिए कोशिश कर रही है ताकि गरीब लोगों को भी घर मिल सके और उनको वो दिक्कतें झेलनी ना पड़े परमिट और सारी चीजें हासिल करने के लिए। जी, और इसके अलावा ये जो महंगा हो गया है सब कुछ, जिसकी हम अभी जिक्र कर रहे थे, महंगा वो भी हो है ही। चुका है और हाँ। आगे भी हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। जैसे आपको पता है, उसने सोचा था कि किसी ने नहीं सोचा था कि 100 दिन से ऊपर चला जाएगा रशिया यूक्रेन वॉर, और ये आज हम्म। भी चल रहा है। और चाइना इज ऑल्सो इन डिफिकल्ट सिचुएशन, लॉकडाउन हुआ है वहां पे, तो वहां पे भी सामान ज्यादा आ नहीं रहा है, रॉ मटेरियल्स। तो हम्म। बहुत सारे अनसर्टेनिटीज है अभी ग्लोबली जो हमारे हाथ में नहीं है, और पता भी वो तो नहीं है कि है। कब ये एंड खत्म होगा। अर्नब जी देखो, जैसे अभी ना इकोनॉमी की हालत वो बहुत डामाडोल सी है। तो जी बीच में अभी कोविड ने भी हमें कुछ सच्चाइयों से वाकिफ कराया। तो एक आदमी ये भी सोच सकता है कि भाई मैं कैश रोक कर रखूं, पैसा जो मेरी बचत है अभी मैं घर वर ना बनाऊं, डिले कर देता हूं, मुझे रुकना चाहिए। तो ये सोच, ये समझ क्या सही है आपके हिसाब से? देखिए, ये सोच बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है, एक टाइम पे मेरे दिमाग में भी रहता था पर्सनली इफ आई से। बट ये एक फैक्टर है जो आप अगर बड़ी पिक्चर देखेंगे तो इसमें आपको दो चीजें होगी। एक तो आप अगर रेंट पे रहते हैं, आपको सारी जिंदगी में टोटल खर्चा कम ही होगा ऑब्वियसली। जो घर आप खरीदना चाहते हैं उसी घर में आप कम रेंट में रह सकते हैं किसी भी बड़े शहर में। बट जो है, अगर रेंट आप सारी जिंदगी देंगे भी तो वो तो आपका एक्सपेंस ही रह गया ना, आपके पास कोई एसेट नहीं बचेगा। पर अगर आप घर खरीद रहे हैं और ईएमआई उससे थोड़ा ज्यादा, सपोज आप रेंट 20,000 दे रहे हैं, ईएमआई आप 40,000 दे रहे हैं, बट द एंड ऑफ द 20 साल के बाद, अगर 20 साल का लोन है तो 20 साल के बाद आपको एक तो है कि आपका रेंट का वो 20,000 बच गया, तो एक्चुअली आपने एक्स्ट्रा 20,000 पे किया इस एग्जाम्पल के हिसाब से। और दूसरी बात है 20 साल के बाद तो आपके पास एक एसेट भी बन गया, वो घर भी बन गया जो कि आप लोन फ्री है, आप कुछ भी कर सकते हैं उसको अगर आप 40 लाख में खरीदे हैं तो 20 साल के बाद ये तो गेस किया जा ही सकता है उसका प्राइस ज्यादा ही होगा। और अगर आप बेच भी रहे हैं तो टोटल अमाउंट आपके पास वापस आ रहा है। तो रेंट पे रहेंगे तो नेट आपका जो नेगेटिव ही आएगा हमेशा, मतलब खर्चा कम होगा बट फायदा कुछ नहीं होगा। पर सिर्फ एक्सपेंसेस में ही आपका दिखेगा टोटल अमाउंट। और घर अगर खरीद रहे हैं तो आपका एसेट बन के रहेगा, आपका खर्चा जो होगा उसके मुकाबले आपको रिटर्न में कुछ मिलेगा जो कि लॉन्ग टर्म है, आपके फैमिली के लिए भी रहेगा। आप नहीं भी रहे तो नेचुरली जो सब सोचते हैं कि बच्चों के लिए भी छोड़ के जाए, वो भी रहेगा। और आगे चल के इंडिया में पॉपुलेशन इतना ज्यादा है और लैंड इतना कम है पॉपुलेशन के कंपैरिजन में, घर का प्राइस तो बढ़ने ही वाला है। तो अगर आप नहीं बनाते हैं, आपके बेटे को बनाना पड़ेगा या बेटी को बनाना पड़े, उसको ज्यादा पैसा ही खर्च करना पड़ेगा उस तक के बना करके लिए। अच्छा, एक आइडिया ये सही होगा क्या कि बैंक से लोन लेकर घर बना ले व्यक्ति, हाँ, और अपना हार्ड कैश बचा कर रखे, इस तरह से इमरजेंसी फंड भी रहेगा और घर भी बनेगा। इस तरह कर किया जाना ठीक है क्या, ये अप्रोच? देखिए, इसमें एक बैलेंस ढूंढना पड़ेगा आपको ऑफकोर्स आप पूरा खर्चा, पूरा जो है आपको सेविंग्स वो खर्च नहीं कर सकते, आपके इमरजेंसी के लिए रखना ही पड़ता है। कोविड के टाइम में हमने सबने देखा क्या हुआ। पर ये भी है कि आपका जो सेविंग है उसमें आपको रिटर्न कितना मिल रहा है ये भी आपको देखना पड़ेगा। अगर आपके पास 10 लाख रुपए सेविंग है और आप 10 लाख रुपए पूरा होल्ड करके पूरा पैसा लोन में लेते हैं तो लोन आपको तो 7% से ऊपर ही देना पड़ेगा, क्योंकि 7% ऊपर ऑलरेडी चला गया है, आगे जाके और बढ़ेगा। पर अगर आपको रिटर्न मिल रहा है 5%, एफडी में तो आजकल रिटर्न और भी कम हो गया है। तो अगर आपका जो जमा हुआ पैसा है उसके रिटर्न कम मिल रहा है तो फायदा तो कुछ हुआ नहीं आपका। आप तो अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे ज्यादा ही पैसा खर्च कर रहे हैं, घर से पास पैसा ज्यादा जा रहा है आपका बाहर। तो इसमें आपको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आप कहाँ इन्वेस्ट किया। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके रखे हैं, आपको रिटर्न, और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आपको 15% का रिटर्न मिल रहा है ऑन एन एवरेज, तो नेचुरली वो पैसा तोड़ के इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है घर पे। उससे बेटर आप लोन ले लीजिए। तो ये मैन टू मैन डिपेंड करता है कि आपका सिचुएशन क्या है, आपके कितना सेविंग है और कहाँ आप का कैसा रिटर्न आपको मिल रहा है उससे।
बिल्कुल। अच्छा, क्लोजिंग बेल की तरफ बढ़े इससे पहले मैं आपसे चाहूंगा कि आप यदि कुछ और जोड़ना चाहें इस बातचीत में तो प्लीज जोड़िए, फिर आगे बढ़ता हूँ। देखिए, दूसरी बात जो है, जो मैं कह रहा था वो ही मैं स्ट्रेस करूंगा। दूसरी बात कि घर खरीदना इज स्टिल अ बेटर प्रोपोजिशन, बिकॉज लॉन्ग टर्म में जाके आपका 50 साल का विंडो देखेंगे, आज से 50 साल बाद आपको फायदा ही मिलेगा घर खरीद के। रेंट पे रह के कोई फायदा नहीं होगा। और दूसरी बात जो है, अभी मार्केट में और एक बात चल रही है, जो बहुत सारे डेवलपर्स भी जब हमसे बात करते हैं, कंपनीज, वो भी पर्सनली सजेस्ट करते हैं यही कि आप इंस्टेड ऑफ बाइंग अंडर कंस्ट्रक्शन होम, जो घर बन रहा है जो, या फिर जस्ट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है और घर बनने वाला है, वहां पे इन्वेस्ट करने से बेटर आप रेडी जो फिनिश हो चुका है वो घर खरीदिए। उसमें आपका सिक्योरिटी का टेंशन नहीं रहेगा कि डिले हो गया प्रोजेक्ट या प्राइस बढ़ गया, डेवलपर भाग गया, वो टेंशन आपको नहीं रहेगा। तो दैट्स अ सजेशन दैट एवरीबॉडी इज कमिंग अप विद, बिकॉज पिछले 5 7 10 साल में 2012 13 से हमने देखा है बहुत सारी कंपनीज बैंकरप्ट हो चुकी है, बड़ी बड़ी कंपनीज, जेपी, देन आपका जो आम्रपाली, बहुत सारी कंपनीज चली गई है। और उनके जो जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जिन्होंने लगाया था, 20 30 40 हजार लोग अभी भी घर के इंतजार में है। तो वो रिस्क नहीं रहता है आप अगर फिनिश्ड होम खरीदते हैं। बिल्कुल। तो टाइम है क्लोजिंग बेल का। तो बताइए अर्नब जी, क्या टिप्स हैं आपकी, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमारे लिसनर्स को अगले हफ्ते का बजट प्लान करते हुए? देखिए, पहली बात तो है, जो हमने शुरू में डिस्कस किया, आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है 6 से 8 जून के बीच में। और मार्केट में ये चल रहा है कि वो रेट फिर से बढ़ सकता है। तो अगर वो रेट बढ़ेगा और आप करेंटली सोच रहे हैं कि कुछ आपको पर्सनल लोन लेना है, गाड़ी का लोन लेना है, घर का लोन लेना है, तो जितना जल्दी हो सके अगर वो इम्प्लीमेंट होने से पहले आप ले लेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। क्योंकि अगर अगली मीटिंग में नहीं भी बढ़े तो आगे चल के ये बढ़ने वाला ही है, ये तो तय है कि आरबीआई रेट बढ़ाएगी। दूसरी बात जो है, देखना पड़ेगा हमको, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ज्यादातर, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूएस फेडरल रिजर्व भी रेट बढ़ाने के चक्कर में है, क्योंकि वो चाहती है कि रेट 2.5% तक जाए अभी बढ़ के। और अगर जैसे ही यूएस फेडरल रिजर्व रेट बढ़ाती है, ग्लोबल मार्केट में हलचल होता है। और जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स होते हैं वो जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है, जैसे इंडिया जैसे मार्केट से पैसा निकाल के यूएस में इन्वेस्ट ज्यादा करते हैं, क्योंकि जैसे रेट बढ़ती है वहां पे बॉन्ड का रिटर्न भी बढ़ जाता है। और यूजुअली यूएस बॉन्ड सबसे सेफ माना जाता है, तो नेचुरली स्टॉक मार्केट से निकाल के वहां पे चले जाते हैं, तो स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है इंडिया में। तो ये ख्याल रखना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को। तीसरी बात जो है, ये ओपेक जो है, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का जो ब्लॉक है, जो मोस्टली वेस्टर्न एशिया में है, जो हम जिनको मिडिल ईस्ट कहते हैं, तो रशिया से तेल नहीं खरीदना चाहती है यूरोप, हमको सबको पता है। तो इसकी वजह से ओपेक ने कहा है कि क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन वो बढ़ाएगी ताकि यूरोप को दे सके। अगर ये करती है अगले कुछ दिनों में, देन ग्लोबल मार्केट में हमारा क्रूड ऑयल का प्राइस कम हो सकता है, जो हमको फायदा मिल सकता है सरकार अगर पास ऑन करे तो, इंडियन गवर्नमेंट। और चौथी बात जो है, हमारा मानसून ऑलरेडी रीच हो चुका है कर्नाटका तक, और आईएमडी कह रही है कि मानसून अभी टाइम से आगे आ रहा है और इस बार नॉर्मल मानसून होगा। तो अगर अगले 7 दिन में ये मतलब ट्रेंड चलता रहा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मानसून अगर अच्छा होता है तो इन्फ्लेशन में बहुत इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि अगर फसल अच्छा होता है इस साल, तो नेचुरली जो एग्री कमोडिटीज है जिनका प्राइस बहुत बढ़ चुका है पिछले 2 साल में, उनमें थोड़ा सुधार आएगा और प्राइस कम हो सकता है। तो ये वॉच करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट 2-3 मंथ, इसका इफेक्ट हमको दिखेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अर्नब जी, इतने सारे सवालों का जवाब दिया आपने, इतने विस्तार से दिया। जी धन्यवाद। तो अर्नब दत्ता से हम लोग सुन रहे थे कि रियल एस्टेट में क्या चल रहा है उस दुनिया में, और घर खरीदना या घर बनाना कितना मुश्किल है, कितना आसान है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। अर्नब ने कुछ इशारे भी दिए जो भविष्य में हो सकता है रियल एस्टेट में। तो अभी आप पर है कि आप उन इशारों का क्या करते हैं, क्या समझते हैं। और आज का मनी मैनेजर यही था, लेकिन अगले हफ्ते फिर आएंगे शनिवार को किसी नए टॉपिक के साथ। और यदि आपको अच्छा लगा हो या कोई मन में सवाल बुरा भी लगा हो तो भी, तो बताइए 9953332303 पर, या फिर radio@aajtak.com ये मेल आईडी है हमारा। तो अर्नब को इजाजत दीजिए, मुझे यानी नितिन ठाकुर को भी, और अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।